में एक शादीशुदा जोड़े के दरमियान इख्तिलाफात उस वक्त खुलकर सामने आए जब शौहर को यह मालूम हुआ कि उसकी बीवी दूसरे मर्द को पसंद करती है। जब नौबत लड़ाई झगड़े और मार कुटाई तक पहुंची तो बीवी ने खामोशी के साथ अपने शौहर से तलाक ली और अपनी दुनिया अलग बसा ली, लेकिन बच्चों का मामला बीच में ही अटक गया। शाम का वक्त था। नसरीन जुल्फिकार नामी शख्स के दरवाजे के बाहर खड़ी कुछ सोच रही थी। नसरीन ने कॉल बेल पर उंगली रखने से पहले दरवाजे के सुराख से झांकने की कोशिश की। फिर उसने दरवाजे को धक्का देकर खोलना चाहा, लेकिन दरवाजा अंदर से बंद था। नसरीन ने अपना हाथ कॉल बेल की जानिब बढ़ाया, लेकिन वो घंटी बजाते बजाते रुक गई और एक बार फिर दरवाजे के सुराख से झांककर अंदर देखने की कोशिश करने लगी। कुछ देर सोचने के बाद नसरीन ने बेल पर उंगली रख दी। अंदर बरामदे में जुल्फिकार बनियान पहने पानी की लाइन ठीक कर रहा था। बेल सुनने के बाद जुल्फिकार एक लम्हे के लिए सोच में पड़ गया। फिर उसने चारपाई पर पड़ी हुई अपनी कमीज उठाई और उसे पहनता हुआ दरवाजे के पास पहुंच गया। इस दौरान दूसरी बार घंटी बजाई जा चुकी थी। जुल्फिकार ने दरवाजा खोला तो सामने नसरीन को देखकर उसके चेहरे का रंग बदल गया, लेकिन उसने अपने गुस्से को काबू में रखा। अब क्या लेने आई है यहाँ पे? मेरे बच्चे कहाँ हैं? यहाँ तुझे कुछ नहीं मिलने वाला। इतनी मोहब्बत है ना बच्चों से, तो जाके अदालत का दरवाजा खटका। यहाँ आने की जरूरत नहीं है। जुल्फिकार, मुझे मेरे बच्चे दे दो, वरना मैं तुम्हारे साथ वो करूंगी जो तूने सोचा भी नहीं होगा। देख, अगर तूने ज्यादा गड़बड़ की ना तो अभी पुलिस को बुला लूंगा। ठीक है, मैं तुझे देख लूंगी। तू जाती है या नहीं? जुल्फिकार गुस्से के आलम में दरवाजा बंद करके कमरे में आ गया। नसरीन जा चुकी थी। जुल्फिकार का सर बुरी तरह चकरा रहा था। फिर अचानक उसकी निगाहों के सामने वो मंजर नाचने लगा जब जुल्फिकार ने अपनी बीवी नसरीन को इलाके के एक शख्स के साथ बाजार में घूमते फिरते देखा था। उस दिन जब नसरीन घर आई थी तो उसकी आंखों में खौफ नाम की कोई चीज नहीं थी। अब तुम्हें अपनी सफाई में कुछ कहना है? नहीं, मेरा उसके साथ चक्कर है, और अगर तुम मुझे तलाक नहीं दोगी ना तो मैं खुद तुम्हें छोड़कर चली जाऊंगी। सुन लो तुम। मुल्तान के रिहायशी जुल्फिकार और उसकी बीवी के दरमियान तलाक हो गई थी, जिसके बाद नसरीन ने मजहर नामी शख्स से शादी कर ली थी। तलाक के दौरान बच्चे शौहर ने अपने पास रख लिए थे, जबकि नसरीन बच्चों को अपनी तहवील में लेने के लिए मुसलसल जुल्फिकार को धमकियां दे रही थी। इस कहानी की मजीद तफसीलात हम आपको दिखाएंगे, लेकिन एक ब्रेक के बाद। कहीं जाइएगा मत, क्योंकि कोई देखे ना देखे, शब्बीर तो देखेगा। इस वाकये के बाद जुल्फिकार और उसके भाई इकबाल के खानदान को यकीन हो गया था कि जुल्फिकार की बीवी अब किसी भी हद तक जा सकती है। एक दिन जुल्फिकार अपने भाई इकबाल के घर पहुंचा तो उसकी छोटी छोटी भतीजियां किसी शादी में जाने के लिए तैयार खड़ी थीं। भतीजियां अपने चाचा को देखकर उससे लिपट गईं। अरे आप तो मेरी कल्लू परी हो, कल्लू परी। और मैं? अरे आप तो मेरी शहजादी हो, और ये तो मेरा बहुत प्यारा बेटा है। चाचा जाए कुट्टी। अरे बाबा, कुट्टी का टाइम नहीं है, दोस्ती। ये बताओ, आप लोगों ने बारात में नहीं आना? देर हो रही है, चलो शाबाश। चाचा आप चले जाएं, हम अब्बू के साथ आएंगे। उन्होंने कहा था कि चाचा को जाना है। अच्छा चलो, कोई बात नहीं, अल्लाह हाफिज। जुल्फिकार की तीनों भतीजी अचानक उस रात को कहीं गायब हो गई थी, जिसके बाद महल्ले वाले और पड़ोस वाले पूरी रात उन बच्चियों को तलाश करते रहे, लेकिन उनकी कोई खबर नहीं मिली। उसके बाद उन्होंने इन बच्चियों की गुमशुदगी की रिपोर्ट थाने में दर्ज करवा दी। जुल्फिकार की भाभी पर गशी के दौरे पड़ रहे थे। उसे जब भी होश आता वो दरवाजे की तरफ भागती
कि शायद उसकी बच्चियां मिल गई हों। इसी दौरान दरवाजे पर दस्तक हुई तो जुल्फिकार दरवाजे पर पहुंच गया। बाहर एक पुलिस एहलकार खड़ा था। इंस्पेक्टर साहब, मेरी भतीजियों को कुछ पता चला? आप हौसला रखें, आपकी 2 भतीजियों का पता चल गया है, मेहरबानो और जारा का। कहाँ है वो? कहाँ है मेरे बच्चे? कुछ पता चला उनका? कहाँ है इंस्पेक्टर साहब मेरे बच्चे? बच्चे मेरे कहाँ हैं? बहन, अब वो इस दुनिया में नहीं रहे। क्या? संभाले इन्हें। जुल्फिकार की दोनों भतीजियों मेहरबानो और जारा बीबी की लाशें शुजाआबाद कैनाल से मिल गई थीं, जबकि तीसरी भतीजी की लाश अब तक गुमशुदा थी। बच्चियों की लाश मिलने पर पूरा गांव सरापा एहतजाज बन गया। जुल्फिकार के घर में सफे मातम बिछ गई। सोगवार खानदान ने बच्चियों के कातिलों की गिरफ्तारी तक उनकी तदफीन से इनकार कर दिया। वो 2 बच्चियों की लाशें सड़क पर रखकर एहतजाज कर रहे थे। ये है वो मनाजिर। इस अलमनाक वाकये के 72 घंटे के बाद जब तीसरी बच्ची की लाश नहर से मिली तो बच्चियों के वरुसा को यकीन हो गया कि जुल्फिकार की साबिका बीवी नसरीन ने इंतकाम लेने की नीयत से शादी की तकरीब के बीच में से बच्चियों को अगवा किया और फिर उन्हें नहर में फेंक कर हलाक कर दिया। मेरी बेटियां लिथियन सारे सामने उन्होंने ही में करो। आए मेरा सोना ला, आए ऐसा तुम्हारे को हाथ जुड़ाने आऊं मैं अदालत करो। 2-3 मिनट के अंदर वापस गया हूँ। बच्चियों को इधर उधर देखा है, बच्चियाँ नहीं थी, किसी को पता नहीं है कि बच्चियाँ इसकी गुम हुई हैं। वो कहती है मैं मिलती हूँ, मैं ये है वो है, मैं आपको दुख दूंगी जो सारी उनकी याद करे। पुलिस ने कुछ मुल्जिमान को गिरफ्तार करने का दावा और लवाहिकीन को इंसाफ दिलाने की यकीन दहानी की थी। ये है वो मासूम बच्चियां जिन्हें मुबैना तौर पर उनकी साबिक चची ने इंतकाम का निशाना बनाया था। शब्बीर का कहना है कि इंतकाम और हसद की आग इंसान को वैसी दरिंदे में तब्दील कर देती है। शब्बीर ने 3 मासूम बच्चियों के अगवा और बहीमाना कत्ल की शदीद मजम्मत की है और कातिलों को कड़ी से कड़ी सजा देने का मुतालबा किया है। देखते रहिए, क्योंकि कोई देखे न देखे, शब्बीर तो देखेगा। शब्बीर का कहना है कि मोहब्बत में इंसान को कदम कदम पर धोखे और फरेब का सामना करना पड़ता है। लिया की 20 साल रिहायशी मुजम्मिला भी एक ऐसे ही शख्स की मोहब्बत में गिरफ्तार हो गई थी। मुजम्मिला दरांती से फसल की कटाई में मसरूफ थी और खेत के किनारे एक गाड़ी पर सब्जियां लादी जा रही थी। गाड़ी के साथ ही एक स्टूल पर साकिब नामी मुंशी हिसाब किताब में मसरूफ था। मुंशी ने हिसाब किताब के बाद जेब से रकम निकाली और खेत की तरफ मुंह करके मुजम्मिला को आवाज देने लगा। ओ मुजम्मिला, इधर आ। अबे आई। मुजम्मिला अपने छोटे भाई और माँ के साथ काम कर रही थी। मुंशी की आवाज सुनकर मुजम्मिला खेत के किनारे चली गई। क्या है? गिनती कर ले, पूरे 2000 रुपए। ओए, तेरा दिमाग खराब तो नहीं हो गया? तूने मेरे पैसों में से भी डंडी मारना शुरू कर दी। चल निकाल मेरे 1000 रुपए और। बड़ा हिसाब किताब आ गया भाई तुझे। हाँ, ये बता, तेरे बाप की आंखें ठीक हुई हैं? उसको तो कुछ नजर भी नहीं आता। तो सुन, फिर आज रात को ना मैं आऊंगा तेरे घर पे, तेरे हाथ की रोटी खाने। तेरा दिमाग तो खराब नहीं हो गया? मैं कोई इतनी फालतू नहीं हूँ। आया बड़ा मेरे हाथ का खाना वाने वाला। बड़े नखरे कर रही है तू। ओए, चल जा यहाँ से। मेरा दिमाग खराब करने की जरूरत नहीं है, समझा क्या? मुजम्मिला मुंशी साकिब से पैसे लेकर दोबारा खेत में काम करने लगी। इस दौरान उसने मुंशी से मिली हुई रकम माँ के हवाले कर दी। अम्मा ये लो पैसे।
मुजम्मिला ललिया के इलाके नवाकोट के एक छोटे से गांव में रहती थी। उसका एक बूढ़ा बाप था जो कि आंखों से माजूर था। उसका एक छोटा भाई भी था, जबकि साकिब नामी नौजवान गांव के करीब गला मंडी में बहैसियत मुंशी काम किया करता था और मुजम्मिला को दिल और जान से चाहता था, लेकिन मुजम्मिला उसके झांसे में आने के लिए तैयार नहीं थी। एक दिन मुजम्मिला खेतों में काम कर रही थी कि साकिब भी वहां आ गया और एक दरख्त के नीचे बैठकर मुजम्मिला को देखने लगा। मुजम्मिला ने काम के दौरान अचानक पलटकर देखा तो साकिब को देखकर हैरान रह गई। वो तेजी से साकिब की तरफ लपकी। चलो, क्या कर रहा है यहाँ पे? ये देखने आया था। क्यों? तू मेरा चाचा या मामा लगता है क्या? गुस्सा क्यों करती है? मैं तो ये कहने आया था कि क्या बोलना चाहता है? यही बोलना चाहता है ना कि तू मुझसे मोहब्बत करता है ना? हाँ, यही तो कहने आया था। देख साकिब, तू जाके बेवकूफ किसी और को बनाइयो। मैं तेरे इन फालतू बातों में आने वाली नहीं, समझो? अच्छा बात सुन, मुझसे शादी करेगी? शादी? जा और जाके अपना मुंह धोकर आ। जा, चल। आया शादी करने वाला। उस वाकये के बाद मुजम्मिला के घर में साकिब का आना जाना शुरू हो गया था और अब मुजम्मिला भी साकिब को पसंद करने लगी थी। लेकिन साकिब जब भी मुजम्मिला के घर आता जाता तो उसका नाबीना बाप और उसकी माँ को यह बात नागवार गुजरती थी, लेकिन मुजम्मिला कोई ना कोई बहाना करके उन्हें चुप करा दिया करती थी। एक रात साकिब मुजम्मिला से मिलने आया तो मुजम्मिला की माँ ने दरवाजे पर ही साकिब को रोक लिया। तुझे शर्म नहीं आती? चोरों की तरह अंदर आ रहे? आखिर चाहता क्या है तो? मैं तो शादी करना चाहता हूँ मुजम्मिला से। अरे ये कौन सा तरीका है शादी करने का? देख रहे, मैं तुझे अच्छी तरह जानती हूँ। अरे क्यों मेरी बच्ची को बदनाम कर रहा है तू? इसी गुफ्तगू के दरमियान मुजम्मिला भी दरवाजे पर आ गई और माँ को चुप करा के अंदर भेज दिया। देख साकिब, बात बहुत बढ़ गई है। अगर तू मुझसे वाकई शादी करना चाहता है ना तो कल अपने अब्बा को मेरे घर भेज दे। बात सुन, तेरे को तो पता है कि मेरा बाप नहीं मानेगा। ऐसा करते हैं, हम खामोशी से निकाह कर लेते हैं। तू जानता भी है कि तू बोल क्या रहा है? हम भागकर जाएंगे कहाँ? रहेंगे कहाँ? उसकी तू फिक्र नहीं कर, गल्ला मंडी वाली जगह है ना मेरे पास, हम वहां रह लेंगे। अच्छा तो ऐसा करना, कल शाम को जो है ना खेतों में आ जाना, मैं तेरा इंतजार करूंगा। उस रात मुजम्मिला काफी देर तक बेचैनी के आलम में जागती रही। वो कोई फैसला नहीं कर पा रही थी। रात की तारीकी में मुजम्मिला खामोशी से एक कमरे में गई। उसने बड़े से संदूक का ढक्कन उठाया, कुछ कपड़े निकाले और फिर जेवर की पोटली भी बाहर निकालकर सब चीजों को एक और पोटली में बांधने लगी। इसी दौरान मुजम्मिला की माँ की आंख खुल गई। उसने नींद के आलम में मुजम्मिला को आवाज दी तो वो चारपाई पर नहीं थी। माँ घबराहट के आलम में चारपाई से उठी। उधर माँ के कदमों की आहट सुनकर मुजम्मिला के होश उड़ गए। उसने बिजली की सी तेजी के साथ पोटली दोबारा संदूक में रख दी। इसी दौरान माँ भी कमरे में दाखिल हो गई। अरे तू यहाँ क्या कर रही है? वो अम्मा, लाइट गई थी ना, मच्छर काट रहे थे तो इसलिए मैं यहाँ आ गई। मच्छर काट रहे थे? अरे जा जाके चादर ओढ़ के सो जा। दूसरे रोज मुजम्मिला की माँ घर पर मौजूद नहीं थी। बाप सो रहा था और भाई शायद घर से बाहर खेल रहा था। शाम का वक्त था। मुजम्मिला ने पूरे घर का जायजा लिया, संदूक से पोटली निकाली और खामोशी से घर से बाहर आ गई। कुछ दूर चलने के बाद उसे साकिब मोटरसाइकिल लिए नजर आ गया। मुजम्मिला मोहब्बत की रौ में बहकर घर से भाग निकली थी। उस शाम साकिब ने निकाह का वादा कर रखा था। साकिब मुजम्मिला को मोटरसाइकिल पर बिठाकर निस्बतन वीरान रास्ते से गल्ला मंडी तक ले गया। उसने एक गोदाम के सामने मोटरसाइकिल खड़ी की, गोदाम का ताला खोला और मुजम्मिला को अंदर ले गया।
साकिब मुबैना तौर पर मुजम्मिला को शादी का झांसा देकर गला मंडी में ले आया था, जहां उसके साथ मुबैना तौर पर इज्तिमाई ज्यादती की गई। उधर लड़की के घर वालों ने मुजम्मिला की गुमशुदगी की रिपोर्ट थाने में दर्ज करवा दी थी। पूरी रात गुजर गई थी और मुजम्मिला का कहीं कोई नामो निशान नहीं था। सुबह की नमाज खत्म हुई तो नमाजी मस्जिद से निकलकर अपने घरों की तरफ जाने लगे। एक शख्स खेत से गुजर रहा था कि अचानक उसका पांव एक मंजर देखकर रुक गए। 20 साल मुजम्मिला की फंदा लगी लाश दरख्त से लटकी हुई थी। मुजम्मिला की पुरस्रार मौत की खबर आनन फानन पूरे गांव से निकलकर मीडिया तक पहुंच गई। पंजाब के वजीर आला ने नोटिस ले लिया और फिर पुलिस हरकत में आ गई। थोड़ी सी कोशिश के बाद पुलिस ने शुबे की बुनियाद पर साकिब से तफ्तीश की तो सारी कहानी सामने आ गई। साकिब ने पुलिस वालों को बताया था कि मुजम्मिला के साथ इज्तिमाई ज्यादती करने के बाद जब उसने एहतजाज किया तो उन लोगों ने उसका गला दबा दिया और फिर इस वाक़े को खुदकुशी का रंग देने के लिए उसके गले में फंदा डालकर उसे दरख्त से लटका दिया था। मुजम्मिला के घर वालों पर सख्ते का आलम था और उसकी माँ इंसाफ की दुहाई दे रही थी। इतना बड़ा जुल्म थी सारी बच्ची ना निके निके मेरे बच्चे ना अखी तो कमजोर मेरा घर है, मेरी मासूम बच्ची ना इतना बड़ा ज्यादती थी। ऐसा क्या चाहते हैं, मेरे नाल इतनी बड़ी ज्यादती हुई है, मेरी मासूम नौजवान कुड़ी बच्ची मेरी लगी गई है। वजीरा कोई ऐसा दे भाई सारे नाल क्यों ज्यादती थी, सारे नाल कोई अच्छा हाल कर। मुजम्मिला एक इंतहाई चालाक इंसान की मोहब्बत के धोखे में आकर घर से भाग निकली थी। उसे क्या मालूम था कि शादी का झांसा देने वाला इस कदर जालिम और संगदिल साबित होगा। उत्थे फिर 6:30 बजे जिस टाइम पता चला तो फिर असी भी उत्थे चले गए जिथे लाश ढूंढी खड़े थे। तो उत्थे असी भी जाके पूछे भाई पुलिस क्यों नहीं आ रही, ठीक है। उन्होंने तो पूछा भाई पुलिस को इतला हुई है या नहीं है, उन्होंने आके भाई इतला हो गई। पेट्रोलिंग पुलिस जो है ना वो उत्थे मौके पे थी, ठीक है ना। जो पंजाब पुलिस है वो बहुत लेट आई, वो आई है तकरीबन 8:30 या तकरीबन 9 बजे। लाश तकरीबन वाकई 10 सवा 10 बजे उतारी है दरख्त से। हाँ जी, जैसे ये हक़ाइक़ आपके इल्म में भी आ चुके हैं कि ये रात का वाक़या है। इस लड़की के जो पेरेंट्स हैं लवाहिकीन हैं, उन्होंने रात को पुलिस को इतला दी थी आधी रात के करीब कि ये घर से गायब है या सोई हुई थी, अपनी चारपाई से मिसिंग है, निकली है और हमें शक है कि शायद किसी ने इसको अगवा कर लिया या किसी के साथ ये चली गई। इनिशियली जो मेडिकल रिपोर्ट में बताया गया, उन्होंने कहा कि लड़की के साथ ज्यादती हुई है और बाद अज़ान गला दबा कर मारने से इसकी जो है वो डेथ हुई है। तो इस बेस पे हम इन्वेस्टिगेशन आगे चला रहे हैं। इस केस के इस बहीमाना वारदात की जो है वो FIR भी दर्ज हो चुकी है। जब ये इतला मिलती है कि जी ये लड़की की डेड बॉडी है और डेथ हो गई है, तो फिर जो अफसर आता है वो तफ्तीशी होता है, उसने अपने कागजात बाकी इन्वेस्टिगेशन किट और सारा सामान लेके आना होता है। उसमें थोड़ा टाइम लगा है, लेकिन 8 बजे तक यहाँ पुलिस पहुँच गई थी। शब्बीर को तवक्को है कि पुलिस इस घिनौने और शर्मनाक वाक़े के तमाम किरदारों को जल्द अज जल्द अपनी गिरफ्त में लेकर मजलूम खानदान को इंसाफ दिलाने में ज़रूर कामयाब होगी। देखते रहिए, क्योंकि कोई देखे न देखे शब्बीर तो देखेगा। इश्क ने गालिब निकम्मा कर दिया, वरना हम भी आदमी थे काम के। अब हम आपको दिखा रहे हैं लाहौर के रिहायशी एक ऐसे आशिक की कहानी जो लड़की का नाम तक नहीं जानता था। दफ्तर जाने वाली लड़की के फरिश्तों को भी खबर नहीं थी कि कोई शख्स रात दिन उसके बारे में सोच रहा था। लाहौर का रिहायशी कामरान नामी शख्स रोजाना एक लड़की को दफ्तर आते और दफ्तर से घर जाते देखता था। लड़की देखे जाने से बेखबर चली जाती तो कामरान इस तरह उछलने कूदने लगता जैसे उसने लड़की से बात कर ली हो।
कामरान पर फिल्मों का भूत सवार था और वो अपने आप को किसी फिल्मी हीरो से कम नहीं समझता था। वो कंघी चोटी करके अपने कमरे में ऊंची ऊंची आवाज में मोहब्बत भरे डायलॉग बोलता था। कामरान ने किसी फिल्मी अदाकारा की तस्वीर भी कमरे में लगा रखी थी जो शायद उसकी ख्याली महबूबा से मिलती थी। कामरान अदाकारा की तस्वीर के सामने खड़े होकर खुद ही सवाल करता और खुद ही उसकी तरफ से जवाब भी देता था। मुझे ना तुमसे एक बात करनी। हाँ बताओ। तुम ना मुझे बहुत अच्छी लगती हो। तो मैं क्या करूं? तुम मुझसे ना शादी कर लो। अगर मैंने इनकार कर दिया तो? करना की तो तुम्हें भी मार दूंगा और खुद भी मर जाऊंगा। तस्वीर से बातें करते करते वो कोई रूमानी सा गाना लगा देता और उस पर किसी फिल्मी हीरो की तरह एक्टिंग करने लगता। कामरान क्या करता था ये किसी को कुछ मालूम नहीं था। देखने में वो एक आवारा गर्द सा इंसान था जिसे जुनून की हद तक एक ऐसी लड़की से इश्क हो गया था जिससे ना उसने कभी बात की थी और ना ही उससे कभी उसका नाम पूछा। एक दिन का जिक्र है कि वही गुमनाम लड़की अपने दफ्तर जा रही थी और कामरान उसके आने का इंतजार कर रहा था। लड़की जैसे जैसे आगे बढ़ती गई, कामरान का दिल खुशी से उछलने लगा। जब लड़की करीब आई तो कामरान ने उससे कुछ कहने की कोशिश की, लेकिन जब लड़की ने सियाह चश्मा उतारकर कामरान की तरफ हैरत से देखा तो कामरान की जबान बंद हो गई और वो खिसियाना होकर एक तरफ हो गया। लड़की कामरान पर एक नजर डालते हुए तेजी से गुजर गई और लड़की के जाने के बाद कामरान ने जेब से छोटी सी कंघी निकाली और अपने बाल दुरुस्त करने लगा। अब कामरान एक बार फिर अपने ख्यालात में खो गया। वो सड़क के किनारे किनारे चल रहा था और उसने ख्यालों में उस लड़की का हाथ थामा हुआ था। ये ख्याली लड़की भी कामरान से हंस हंस कर बात कर रही थी और जब सामने से आती हुई एक कार ने हॉर्न बजाया तो कामरान चौंक कर ख्यालों से बाहर निकल आया। अब न वहां लड़की थी और न लड़की का साया। कामरान को जैसे ही एहसास हुआ कि वो ख्वाब देख रहा था तो उदास हो गया। एक दिन कामरान अपने घर में अदाकारा की तस्वीर से बातें कर रहा था कि उसकी माँ कमरे में आ गई। अरे कामरान, बावला तो नहीं हो गया? किससे बातें कर रहा है? इस तस्वीर से? मम्मा इस लड़की की शक्ल ना उससे बहुत मिलती है, शादी करा देना उससे। कौन है वो कमबख्त? नाम बताओ उसका। माँ ये तो मुझे भी नहीं मालूम, पर वो ना मुझे पसंद बहुत करती है, इतना पता है मुझे। कामरान, कान खोल के सुन ले, इंसान का बच्चा बन जाओ और काम काज में ध्यान लगा। जाओ मत, काम ही तो कर रहा हूँ, ये काम नहीं तो और क्या। हाँ तो हम कहाँ थे? तख्लीक कायनात में अगर औरत ना होती तो ख्वाबों की रंगीन दुनिया ना होती। एक दिन कामरान अपने ही ख्यालों में लड़की से बातें कर रहा था कि अचानक उसे शदीद गुस्सा आ गया। हुआ ये था कि कामरान फिल्मी हीरो बना हुआ अपने कमरे में ख्याली लड़की से बाकायदा बात कर रहा था। मैं तुम्हारे बगैर नहीं रह सकता। लेकिन जब लड़की ने उसे बताया कि वो तो उसे भाई समझती है तो कामरान के ख्वाब चकनाचूर हो गए। क्या हो गया आपको कामरान भाई? भाई? हाँ, मैं तो आपको भाई समझती हूँ। ख्याली लड़की की तरफ से भाई कहे जाने के बाद कामरान तेजी से घर से बाहर निकल गया। फिर वो रक्शे में बैठकर एक शख्स के दरवाजे पर चला गया। कामरान ने दरवाजे पर दस्तक दी तो अंदर से एक आदमी निकल कर आ गया। कामरान उस आदमी को एक तरफ ले गया और राजदाराना अंदाज में उसे कुछ नोट निकाल कर दिए, जिस पर उस नामालूम शख्स ने एक थैली में लिपटी हुई पिस्तौल कामरान के हवाले कर दी। अजीब मज़ाहिका खेज सूरत हाल थी। कामरान पता नहीं क्या करना चाहता था। पिस्तौल हासिल करने के बाद कामरान तेज तेज कदमों से चलता हुआ लड़की के दफ्तर तक पहुंच गया। दफ्तर के बाहर हस्बे मामूल चहल पहल थी, लोग आ जा रहे थे और कामरान टहल टहल कर इर्द गिर्द का जायजा ले रहा था।
फिर कामरान ने इत्मीनान से पिस्तौल निकाला और एक तरफ बैठकर उससे खेलने लगा। लोगों की पिस्तौल पर नजर पड़ी तो वो घबरा गए। लोगों की तवज्जो पाकर अब कामरान ने असली ड्रामा शुरू कर दिया। एक शख्स ने हिम्मत करके कामरान से पूछ ही लिया कि आखिर वो पिस्तौल क्यों लिए फिर रहा है। कामरान ने सवाल करने वाले की तरफ मुस्कुरा कर देखा और फिर उठ खड़ा हुआ। कामरान को यूं पिस्तौल हाथ में लिए देखकर काफी मजमा लग गया। मीडिया और पुलिस वाले भी वहां पहुंच गए। अब कामरान ने पिस्तौल अपनी कनपटी पर रख लिया। सूरत हाल काफी नाजुक थी। कामरान ऐलान कर रहा था कि दफ्तर वाली लड़की ने उससे शादी न की तो वो खुद को गोली मार लेगा। अब पुलिस वालों की महारत का इम्तिहान शुरू हो चुका था। एक समझदार एहलकार ने कामरान को प्यार से एतमाद में लेने की कोशिश की और दूसरे ही लम्हे उस पर झपट्टा मार दिया। कामरान ने मज़ाहमत की और इस दौरान उसकी पिस्तौल से एक फायर भी हो गया। पुलिस के हत्थे चढ़ते ही आशिक़े नामुराद की पहले तो वहीं जी भरकर मुरम्मत की गई, फिर उसके हाथों में हथकड़ियां डालकर उसे हवालात पहुंचा दिया गया। पुलिस ने इश्क का टोपी ड्रामा करने वाले नाकाम आशिक को गिरफ्तार करके उसे अदालत में पेश करके उसका रिमांड ले लिया था। शब्बीर का कहना है कि अगर पुलिस की टीम अपनी जान हथेली पर रखकर कामरान को काबू न करती तो जुनूनी कामरान पता नहीं क्या कर बैठता। जिस वक्त नाकाम आशिक को गिरफ्तार करके ले जाया जा रहा था, शब्बीर का कहना है कि कामरान ने पिस्तौल कनपटी पर रखकर 1-1.5 घंटे खूब टोपी ड्रामा किया और अचानक एक गुमनाम आदमी से मशहूर आदमी बन गया। बिल्कुल उसी तरह जैसे कुछ अर्सा पहले सिकंदर नामी शख्स ने इस्लामाबाद पुलिस और मीडिया को कई घंटों तक अपने इशारों पर नाचने पर मजबूर कर दिया था। देखते रहिए, क्योंकि कोई देखे न देखे फिर तो देखेगा। शब्बीर का कहना है कि वो देख रहा है और मुसलसल देखता रहेगा। मुल्क भर से मजीद कहानी और उनकी तफसीलात के साथ फिर मुलाकात होगी। देखना ना भूलिएगा, क्योंकि कोई देखे ना देखे, शब्बीर तो देखेगा।